हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत बार सीवीसी को न्यूज़ पे सुना होगा कि सीवीसी यहाँ इंक्वायरी कर रही है, ऐसा हो रहा है ना। सीवीसी, सीबीआई, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बने रहते हैं। तो हम बेसिकली इस वीडियो में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को पढ़ेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का पार्ट हुआ। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसमें बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हैं, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और बेसिकली जो आपके लक्ष्मीकांत में दिया गया है, मैं उसी से इसको पढ़ा रहा हूं। The Central Vigilance Commission is the main agency for preventing corruption in the central government. It was established in 1964 by an executive resolution of a central government. अब basic purpose Central Vigilance Commission का क्या है? जो Central Vigilance का basic purpose है कि corruption नहीं होने देना है central government में। ठीक है, उनके employees हो या कहीं भी central government की जितनी भी चीज़ हो, PSUs वगैरह, कहीं पे भी हमको corruption नहीं होने देना है। ये basic purpose है Central Vigilance Commission का। वो एकदम आंखें बड़ी करके ऐसे देखते रहते हैं कि कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। जब ये स्टार्टिंग में बनी थी, इनिशियली बनी थी, तो ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के माध्यम से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था। ठीक है, इट was established was recommended by सनातन कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ठीक है, जो सनातन कमेटी थी उनका 1962 तो 1964 तक डिस्कशन, मंथन वगैरह जो बोलना वो सब चला, एंड देन 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बन गया। Thus originally the CVC was neither a constitutional body nor a statutory body। अगर हम ओरिजिनली देखें तो ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बना है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, और ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन क्या होता है। तो इनिशियली तो हम देखें तो इनिशियली हम क्या बोलेंगे कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, it is made by what? It is made by executive resolution, so it is not a statutory body nor it is a constitutional body. ठीक, later in 2003 the parliament enacted a law conferring statutory status on the CVC। 2003 में लेकिन पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, और जब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो फिर सीवीसी क्या हो गई? स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। ठीक है, क्योंकि लॉ के माध्यम से उसे पावर वगैरह दी गई। ठीक, in 2004 the CVC has been designated as an agency to receive and act or on complaints or disclosure of any allegation of corruption or misuse office from whistleblower under the Public Interest Disclosure and Protection of Information Resolution, which is popularly known as whistleblower resolution। अब यहाँ पे ये कंपनी, इस एजेंसी, ये मेन एजेंसी है किस पर्पस के लिए? कि कोई भी इंसान सरकार के खिलाफ विसल बजाता है ना, सीटी बजाता है। अब सीटी बजाने से क्या मतलब हुआ कि हम देखते हैं ना कि लोग एलिगेशंस लगाते हैं कि सरकार ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे करप्शन हुआ है। कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं बताते कि यहाँ पे करप्शन हुआ है, तो सरकार के खिलाफ वो विसल बजा रहे हैं कि देखो भैया यहाँ गलत है। तो उन सारी चीजों में इंक्वायरी करने का मेन क्या, किसका काम है? मेन इसका काम है। ठीक है, मेन इन लोगों को बॉडी, ये सीवीसी है जो सारी इंक्वायरी वगैरह करेगी, और विसल ब्लोअर का इंफॉर्मेशन इनको प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये जो विसल ब्लोअर वगैरह रहते हैं, इन विसल ब्लोअर की हत्या हो जाती है। ठीक है, आपने नहीं देखा जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं बड़े, या फिर कोई मीडिया वाला जो सरकार की बात सामने लेके आता है, कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, उनकी बात में डेथ हो जाती है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ सीटी क्यों बजाई। मतलब वही कि आपने हमारी इतनी प्यारी सी सुंदर सी इंफॉर्मेशन आपने लीक कैसे कर दी। ठीक है, और अब सीवीसी इंक्वायरी करेगा लीक हो गई तो। द कमीशन इज ऑल्सो empowered as the only designated agency to take actions against the complaint making motivated एंड वैक्शियस कंप्लेंट्स। ठीक है, अब कुछ कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जो जानबूझ के सरकार के खिलाफ करी जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को बदनाम करना, हो सकता है उस इंसान ने कोई करप्शन नहीं किया हो, लेकिन हमें जानबूझ के किसी को बदनाम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे कोई रिश्तेदार हो गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरे कोई रिश्तेदार हो गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, बहुत ऊंची पोस्ट पे, बहुत हाई लेवल पोस्ट पे हैं। अब मुझे हो रही है उनसे जलन, भैया मुझे भयंकर जलन हो रही है कि यार देखो वो तो उनको सरकारी नौकरी लग गई, और ऐसे कैसे काम चलेगा। तो मैंने कुछ आरटीआई एप्लीकेशन वगैरह फाइल कर दी कि उन्होंने इतना इतना भ्रष्टाचार किया, या ये वो इतने रुपए हैं। तो एक तरीके से मेरी जो कंप्लेंट थी वो मैंने देखा था, वो एक तरीके से देखो तो वो मोटिवेटेड या वेक्शियस कंप्लेंट थी, मैंने जानबूझ के किया, जबकि उनके खिलाफ ऐसा कुछ था भी नहीं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी इंक्वायर करना
किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सारी चीज़ों के लिए भी इंक्वायर करना CVC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, CVC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। The CVC is conceived to be an apex vigilance institution free of control from any executive authority, monitoring all vigilance activity under the central government organization in planning, executing or reviewing or reforming the vigilance work. ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूट कह सकते हैं सेंट्रल लेवल पे, जो सारी इन एक्टिविटीज का ध्यान रखते हैं कि कहीं भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सारी चीजें तो नहीं हो रही है। क्लियर है? नाउ कंपोजिशन देखते हैं सीवीसी का। अब हम कंपोजिशन की बात करते हैं। द सीवीसी इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, अ चेयरपर्सन एंड 2 मोर विजिलेंस कमिश्नर। तो 3 मेंबर की बॉडी हो गई, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे और 2 अदर कमिश्नर होंगे, तो इट इज ए 3 मेंबर बॉडी। They are appointed by President under his hand and seal on the recommendation of 3-member committee consisting of a Prime Minister as its head, Union Minister of Home Affairs and Leader of Opposition in Lok Sabha। तो ये 3 मेंबर की बॉडी रहती है और ये इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये 3 मेंबर की बॉडी ये इनको अपॉइंट करती है। तो उसमें ज्यादा से किसका हुआ, यहाँ पे 2 सरकार के आदमी हो गए, एक प्राइम मिनिस्टर हो गए और एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हो गए और एक लीडर ऑफ अपोजिशन। तो यहाँ पे सी किसका है, ज्यादा बहुमत तो इनकी हो गई ना, ये इन सरकार की बहुमत ज्यादा हो गई इनको अपॉइंट करने में, इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी को, ठीक। सो एक ये चीज हुई, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वहां पे जो मैं आज तक लेक्चर में ये सारी चीजें आपको बताते आ रहा हूं, ठीक है। दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 years और अंटिल दे अटेन एन एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। इनका जो टर्म है वो होता है 4 साल का या फिर 65 years, जो भी पहले हो जाए। आफ्टर देयर टेन्योर दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इनके पास पोस्ट रिटायरमेंट, ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट ये नौकरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अभी जैसे जैसे हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तब तब आपको समझ में आ जाएगा कि सीवीसी कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और इसलिए इनको फर्दर वो बोल सकते हैं रिटायरमेंट के बाद में, फर्दर रिटायरमेंट के बाद में इनको, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद इनको नौकरी कहीं नहीं मिल सकती या ये कहीं नहीं कर सकते, ठीक है। The President can remove a Central Vigilance Commission or Vigilance Commissioner from office under the following circumstances। अब इनको रिमूव कैसे किया जाता है उनकी भी बात कर ले, हमने अपॉइंटमेंट की बात कर ली, लेकिन अपॉइंटमेंट हुआ है तो कुछ ना कुछ रिमूवल की भी चीजें होंगी, तो वो भी देख लेते हैं। इफ ही इज एडजर्न्ड एज एन इंसॉल्वेंट, अगर वो उन्होंने कहीं बैंक वगैरह से रुपए उधार वगैरह लिए हो और उनका दिवालिया निकल गया हो, ठीक है, इंसॉल्वेंट, तब उन्हें रिमूव कर दिया जाता है कि भैया तुम तो तुम्हारा कर्जा ही नहीं चुका पा रहे हो, लोग तुम्हारे घर कर्जा मांगने आ रहे हो, तुम इतनी बड़ी पोस्ट क्या संभालोगे, तुम तो इस पोस्ट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। If he has been convicted of an offence which is in the opinion of central government involve a moral turpitude, ऐसा कोई ऑफेंस जो कि एक मॉरल टर्पिट्यूड जैसा हो, फॉर एग्जाम्पल किसी माइनॉरिटीज के खिलाफ गलत भेदभाव किया, या हम मान सकते हैं कि किसी फीमेल के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जो कि मॉरली, जो कि एथिकली करेक्ट नहीं है, तो फिर आपको रिमूव किया जा सकता है, ठीक। If he engage during his term of office in any paid employment outside his duty or an office, if he is in the opinion of President unfit to continue in office by the reason of infirmity of mind or body, ठीक है, if he has acquired such financial or other interest as he likely to affect prejudicially his official function। पहली बात कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये अनफिट टू कंटिन्यू है तो वो, या फिर कोई उनको फाइनेंशियल या if he is acquired such a financial or other interest as is likely to affect prejudicially his official work, ऐसा उनको कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट वगैरह जुड़ा हुआ है जो इनके वर्क वगैरह को इफेक्ट करेगा, ठीक है, ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई, ठीक। Now, in addition to these, the President can also remove Central Vigilance Commissioner or any other Vigilance Commissioner on the ground of proved misbehavior or incapacity। इनको President proved misbehavior और incapacity के उस पर भी remove कर सकते हैं। ये वाली जो चीजें हम ये पॉलिटी में बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं, proved misbehavior और incapacity। However, in these cases, the President has to refer to the matter to the Supreme Court for an inquiry। लेकिन इन मैटर्स को देखते हुए, इस मैटर को देखते हुए क्या होगा, प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा,
प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के पास में इन मैटर्स को इंक्वायरी के लिए भेजना होगा। लाइक कुछ प्रूव मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी हमको देखने को मिली कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो ये टर्म ऐसी है ना जैसे प्रूव मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी को हम एग्जांपल लेते हैं, तो ये टर्म कितना वेग है, इसके कितने सारे मतलब निकल सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ये मैटर किसके पास भेजेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे फॉर एन इंक्वायरी। If the Supreme Court, after an inquiry, upholds the cause for removal and advises so, then the President can remove him. He is deemed to be guilty of misbehavior if he. देन सुप्रीम कोर्ट अपनी इंक्वायरी में देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट देखता है कि हाँ ठीक है भैया, अगर ये मिसबिहेवियर वगैरह है, मिसबिहेवियर वगैरह कंडक्ट किया तो हम इसे रिमूव कर देंगे। ठीक, अब मिसबिहेवियर की क्या डेफिनेशन है उसको भी हमने देखा है कि मिसबिहेवियर मतलब क्या है, इज कंसर्न और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रही है और उस एग्रीमेंट में ये इन्वॉल्व है या ये कंसर्न है, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अपना टेंडर वगैरह निकाल रही है और सीवीसी जो कमिश्नर है वो देख रहे हैं कि अच्छा मैं इससे ऐसे रुपए कमा सकता हूं, तो ये मिसबिहेवियर की डेफिनेशन में आएगा। Participates in any way in the profit of such contract or agreement or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as member and in common with other such member of incorporated in the company। तो बेसिकली यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि जो जैसे सीवीसी है, ठीक है, अब वो कमिश्नर मान लो किसी कंपनी के पहले से मेंबर थे, तो हम ये नहीं बोल रहे, सरकार को पता है, ठीक है, सरकार को पता है कि वो एक कंपनी के मेंबर है, सरकार ने उन्हें प्रायर परमिशन देती है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमने पहले भी कई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखी है, तो वो अगर किसी कंपनी के कुछ प्राइवेट मेंबर भी हैं, तो अगर वो गवर्नमेंट को पता होता है और गवर्नमेंट उन्हें परमिशन दे देती है कि ठीक है भैया तुम्हारे उस कंपनी में शेयर लगे हैं, तुम वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, जो भी हो, तो हमें पता है, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब तक नहीं है जब तक तुम सिर्फ अपना वहां पे सिर्फ अपना प्रॉफिट वहां पे कमा रहे हो, लेकिन समस्या वहां पे उत्पन्न हो जाएगी कि तुम अपनी इस सीवीसी पद का औहदा तुम वहां उस कंपनी में चला के कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, या उस कंपनी का मान लो कोई एग्रीमेंट या कोई फाइनेंशियल टेंडर वगैरह कुछ निकाला है और यहां से सरकार ने भी निकाला है, तो तुम जानबूझ के तुम अपनी कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हो, तो यहां पे फिर क्लैश आएगा। ठीक है, बेसिक कुल मिला के यहाँ पे प्रूव मिसबिहेवियर का कॉन्सेप्ट में यही कहा गया है कि सीवीसी किसी भी तरीके से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट है यहाँ पे, या वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन द सेंस कि उस पोजीशन का, सीवीसी का, ठीक है, सीवीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है लेकिन उस सीवीसी पद का स्टैट्यूटरी बॉडी है, उस सीवीसी पद का तुम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा प्रूव मिसबिहेवियर में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज यहां तक क्लियर हुई। नाउ अब सैलरी की बात करते हैं। द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सच condition of service of Central Vigilance Commission are similar to those of chairman of UPSC and that to the Vigilance Commissioner as similar to the other member of UPSC। अब जो अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी की जो सैलरीज होती है, वो जो अदर जो दो मेंबर होते हैं सेम उनकी सीवीसी और इनका सेम होगा, और जो यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होते हैं और जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं, इनके सैलरीज वगैरह सेम होंगे। क्लियर है, बट दे कैन नॉट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। अब इनकी जो सैलरीज वगैरह ये डिसएडवांटेज पे नहीं रहेगी आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। इसको मैं बहुत बार समझा चुका हूँ इस वाली लाइन को कि इसका मतलब क्या होता है। द सीवीसी हैज इट ओन सेक्रेटेरिएट। अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। द सीवीसी हैज इट ओन सेक्रेटेरिएट, द चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग एंड अ विंग ऑफ कमिश्नर ऑफ डिपार्टमेंट इंक्वायरीज। देखो अब यहाँ पे तीन उनकी विंग्स बताए हैं, जो सीवीसी है उनके तीन विंग्स बताए। पहला क्या है, पहला सीवीसी का क्या है, अपना एक सेक्रेटेरिएट है। दूसरा क्या है, सीवीसी का अपना एक चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग है। और तीसरा क्या है, कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज है। ये तीन चीज से बनके इनके तीन, ऐसा समझ लो कि तीन डिपार्टमेंट, ऐसा समझ लो ज्यादा अच्छे के लिए कि सीवीसी के ये तीन ऑर्गन्स है, वन और फर्स्ट ऑर्गन, सेकंड एंड दिस इज थर्ड ऑर्गन। ये तीन ऑर्गन है सीवीसी के। ठीक, अब हम बात करते हैं तीनों के बारे में एक एक से। सेक्रेटेरिएट, द सेक्रेटेरिएट कंसिस्ट ऑफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज, डेप्यूटी सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज एंड ऑफिस स्टाफ। सब जितने भी सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं सब वो इसका पार्ट हो जाते हैं, और जो ऑफिस स्टाफ होते हैं वो भी सेक्रेटेरिएट का पार्ट होते हैं। देन चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग। अब चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग का क्या काम है, द चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ टेक्निकल विंग ऑफ सीवीसी। ये जो टेक्निकल वर्ड है ना, जो ये टेक्निकल पर्सन होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि ये टेक्निकल विंग है, जो टेक्निकल लोग हैं वो चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग का पार्ट है।
ठीक। इट कंसिस्टिंग ऑफ चीफ इंजीनियर्स, जो इंजीनियर्स होते हैं वो टेक्निकल विंग का पार्ट है, डेजिग्नेटेड एज चीफ टेक्निकल एग्जामिनर एंड अदर सपोर्टिंग इंजीनियर स्टाफ। तो बेसिकली जितने भी इंजीनियर्स और इंजीनियर स्टाफ्स होते हैं वो चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग्स का पार्ट होते हैं। ठीक। द मेन फंक्शन असाइन्ड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। अब इनके मेन फंक्शन क्या है, कौन से किसके मेन फंक्शन, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग के क्या क्या मेन फंक्शंस हैं। टेक्निकल ऑडिट ऑफ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विजिलेंस एंगल, ये सारा ऑडिट करते हैं ये इंजीनियर्स वगैरह जो भी गवर्नमेंट के ये भी जो काम चल रहा है फ्रॉम विजिलेंस एंगल, मतलब सही तरीके से सारे सामान इस्तेमाल तो हुए, कितने रुपए खर्च हुए, कितने हो सकते थे, सारी चीजों का ऑडिट करते हैं। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफिक केसेस कंप्लेंट रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, कुछ इनके पास कोई इन्वेस्टिगेशन कोई केस वगैरह है तो इनकी इन्वेस्टिगेशन करना, कोई भी वर्क जो कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट का चल रहा था। देन एक्सटेंशन ऑफ असिस्टेंट टू सीबीआई in their investigation involving technical matters and for evaluation of properties in Delhi। अब ये उसको किसको, सीबीआई को असिस्ट करते हैं टेक्निकल वर्क में, ठीक है। देन टेंडरिंग ऑफ एडवाइस असिस्टेंट टू सीवीसी एंड चीफ विजिलेंस ऑफिसर इन विजिलेंस केसेस इन्वॉल्विंग टेक्निकल मैटर्स। अब इन दोनों में जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, इन ऑफिसर्स को लाइक ये जो ऑफिसर्स हैं इनको अगर कोई भी टेक्निकल एडवाइस वगैरह देना है तो ये जो चीफ टेक्निकल विंग है ये एडवाइस भी देती है, ठीक है। ये वाली चीज भी आपको क्लियर हुई। देन कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, the CDI's function as an inquiry officer to conduct oral inquiries in department proceeding initiated against public servants। ये oral inquiries वगैरह करते हैं उन डिपार्टमेंट्स में जहां पे पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ केसेस वगैरह होते हैं, ठीक। सो ये ओरल एक तरीके से ओरल इंक्वायरी की, अच्छा ये हुआ था, ये है वो है, तो हर एक एक तरीके से ओरल इंक्वायरी करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं फंक्शंस की जो कि थोड़े से ट्रिकी भी हैं और अगर समझ में आ गए तो इजी भी हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सीवीसी? टू inquire or cause an inquiry or investigation to be conducted on a reference made by central government wherein it is alleged that public servant being an employee of central government or its authority has committed an offence under Prevention of Corruption Act 1988। अब अगर कोई भी सरकार का इंसान या कोई और अदर अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हो, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और कौन सी अथॉरिटीज आएगी, लाइक पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर बैंक से या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कह दो, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट है। अलग अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज, तो अगर कोई उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है या कोई उनके खिलाफ कोई केस है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, तो उसकी इंक्वायरी कौन करेगा, उसकी इंक्वायरी करेगा सीवीसी, ठीक। To inquire or cause an inquiry or investigation to be conducted into any complaint against any official belonging to below mentioned category of an office wherein it is alleged that it has committed under the offense of Prevention Corruption Act। अब और भी ऑफिसर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उनके खिलाफ भी सीवीसी इंक्वायरी करेगा अगर उनका कोई भी क्राइम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत होता हो। अब और कौन से ऑफिसर्स हो सकते हैं, ये रहे वो ऑफिसर्स के नाम। अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन यूनियन ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ऑफिसर ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बेसिकली आपको यहाँ पे एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, देखो आपको क्लियर कर देता हूं मैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से रिलेटेड लगभग जितनी भी इंक्वायरी हो रही है इन सब में इनकी इंक्वायरी में कौन आ जा रहा है, सीवीसी आ रहा है, ठीक है। इनकी इंक्वायरी में लगभग जितनी भी इंक्वायरी हो रही है, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि सारी लगभग पावर सीवीसी के पास में। अब सीवीसी ऐसा तो नहीं है कि एक क्लर्क के खिलाफ भी इंक्वायरी कर लेगा, बैंक में क्लर्क है उसके खिलाफ करप्शन का इल्जाम है तो ऐसा थोड़ा है कि सीवीसी उसके खिलाफ भी इंक्वायरी करेगा। अगर मान लो बैंक में क्लर्क है, उसके ऊपर इल्जाम लगा है कि भैया इसने कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, तो उसकी इंक्वायरी कैसी होगी, उस बैंक का पहले अपना एक डिपार्टमेंट पहले इंक्वायरी करता है ना, वहां पे एक हायरार्की वाला सिस्टम चलता है कि बोले बैंक के अंदर ही एक इंक्वायरी वाला डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी वगैरह होंगे, ये सारे इंक्वायरी वगैरह करेंगे। जो सीवीसी है वो सीवीसी बड़े बड़े अधिकारियों के घोटाले, उनके खिलाफ अगर करप्शन के इल्जाम लगे हैं तो उन पे इंक्वायरी करता है, ठीक है। ये चीज भी आपको समझ में आ गई। Now, to exercise superintendence over the functioning of Delhi Special Police Establishment (CBI) insofar as it relates to the investigation
ऑफ ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब ये जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट या सीबीआई, इनको सुपरिटेंडेंस करना या फिर इनको डायरेक्शन देना या फिर ये जो इंक्वायरी कर रहे हैं इनकी इंक्वायरी का एक तरीके से रिव्यू करना, ठीक है, इनको डायरेक्शन देना कि भैया तुम ऐसे इंक्वायरी करो, ठीक है, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट या फिर सीबीआई या फिर ये जो इंक्वायरी कर रहे हैं इन पे नजर बनाए रखना। और जब ये इंक्वायरी वगैरह हो जाती है तो इनका प्रोग्रेस, इनका रिव्यू चेक करना, जो भी इंक्वायरी हुई क्या रिजल्ट निकला, तो एक बार रिव्यू देते हैं, रिव्यू द प्रोग्रेस, अच्छा कितनी प्रोग्रेस हुई, ये हुआ, इतना काम हुआ, कब से इंक्वायरी कर रहे हो, तो ये सारा काम किसका होता है, ये सारा काम होता है सीवीसी का। क्लियर है, ये वाली चीज भी हमें समझ में आ गई। Now to review the purpose of application pending with the competent authority for sanction of prosecution under Prevention of Corruption Act 1988। अब वही कि to review the process of complaints pending, अब कोई भी जितनी भी कंप्लेंट्स पेंडिंग है उन सबका एक रिव्यू करना कि जो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत जो भी करप्शन के अगेंस्ट जो ये जितनी भी सारी ये कंप्लेंट जो पेंडिंग है इन सबका एक तरीके से रिव्यू करना कि कितनी निपटी, कितना नहीं निपटा, क्या हुआ। इसीलिए मैंने कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके खिलाफ लगभग इंक्वायरी कौन कर रहा है, सीवीसी, अगर आपको शॉर्ट में याद रखना हो तो। To tender advice to central government and its authority on such matter as referred by them। अब उन सारे मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट सीवीसी से एडवाइस मांग रही है। To exercise superintendence over vigilance administration in ministries of central government or its authorities। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज पे एक तरीके से विजिलेंस मतलब एक तरफ से नजर रखना कि कहीं भ्रष्टाचार वगैरह तो नहीं हो रहा है। To undertake or cause any inquiry into complaint received under public interest disclosure and protection of information resolution and recommend appropriate action। अब जो विसल ब्लोअर एक्ट के तहत जो कंप्लेंट वगैरह कर रहे हैं ना, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना करना कि जो उन्होंने कंप्लेंट करी वो सही है या गलत है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। थोड़े से ये देखो इसके जो फंक्शंस हैं ये थोड़े से ट्रिकी है, लेकिन हमें एक बार पढ़ना होगा ताकि अगर कुछ भी चीज़ पूछी जाए तो कोई चीज़ छूट ना जाए ना हम लोगों से। ट्रिकी है इसीलिए इनको एक बार अच्छे से पढ़ लो। आपको भी इन सारे फंक्शन देख के लग रहा होगा कि यार क्या काम है, लेकिन हमें इसको एक बार करना पड़ेगा। ठीक, The central government is required to consult the CVC in making rules and regulation governing the vigilance and disciplinary matter relating to the members of central services and all India services। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा सीवीसी से कंसल्ट करता है कोई भी रूल वगैरह बनाना, ठीक है, विजिलेंस से रिलेटेड, इनके करप्शन वगैरह से रिलेटेड कोई भी रूल्स बनाना, चाहे वो सेंट्रल सर्विस के एम्प्लॉयज हो या ऑल इंडिया सर्विस के एम्प्लॉय हो, तो वो पहले सीवीसी से कंसल्ट करते हैं कि देखो हम ये रूल सोच रहे हैं, ऐसा ऐसा अगर इन्होंने करप्शन किया तो ये सजा, ऐसा वैसा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार इनसे कंसल्ट करती है सीवीसी से। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज द चेयरपर्सन and the two vigilance commissioner along with the secretaries of Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Training, Department of Revenue and Ministry of Finance are the members of selection committees on whose recommendation central government appoint director of इन्फोर्समेंट। आपने ईडी सुना होगा ना, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसे हम ईडी बोलते हैं। तो ईडी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ईडी के अपॉइंटमेंट ऐसा होगा, जो उसका डायरेक्टर है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसका अपॉइंटमेंट होगा सिलेक्शन कमेटी से। और इस सिलेक्शन कमेटी का मेंबर कौन होगा, इस सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा सीवीसी, और सीवीसी के वो दो जो कमिश्नर है वो एक तो चेयरपर्सन और अदर 2 पर्सन, तो वो तीनों सीवीसी के मेंबर प्लस सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्लस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग प्लस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सब मिलके ईडी के डायरेक्टर का देखते हैं कि कौन इसके लिए अप्रोप्रिएट पर्सन है इसके डायरेक्टर के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि सीवीसी के पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है, क्योंकि वो चेक करते हैं, एक तरीके से वो अपॉइंट कर रहे हैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर को। क्लियर है? Further, this committee, in consultation with Director of Enforcement, recommends the officer for appointment of post above the level of Deputy Director of the Enforcement। अब जो भी पोस्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट से अबव है, ठीक है, जो भी पोस्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट से अबव है, उन सब का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उन सब का अपॉइंटमेंट भी सिलेक्शन कमेटी के थ्रू ही होगा,
प्लस यहाँ पे कंसल्ट किससे और किया जाएगा, जो ईडी के डायरेक्टर है उनसे कंसल्ट और किया जाएगा। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। देखो यहाँ पे है ना, कोई भी चीज समझ में नहीं आए क्योंकि ये सारी चीजें बहुत टेक्निकल है, अगर कोई भी चीज समझ नहीं आए तो टाइम मेंशन करके रखना, एक बार फिर से वीडियो को देखोगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। The Central Vigilance Commission has notified as specified the authority to receive information relating to suspicious transaction under Prevention of Money Laundering Act 2002। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी कोई भी कंप्लेंट्स वगैरह होती है तो वो सीवीसी ही देखता। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द लोकपाल एंड द लोक आयुक्त एक्ट 2013 अमेंडेड बोथ सीवीसी एक्ट 2003 एंड दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 एंड मेड द फॉलोइंग चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ सीवीसी। तो अब जो लोकपाल एंड लोक आयुक्त का एक्ट बना था 2013 में, इस एक्ट ने कुछ कुछ चेंजेस लेके आया है। कौन से एक्ट में चेंजेस लेके आया है, सबसे पहले इस एक्ट ने चेंजेस लेके आया है, सीवीसी एक्ट 2003 में कुछ चेंजेस आए हैं और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में कुछ चेंजेस लेके आया है। तो हम उस चेंजेस के बारे में देखते हैं कि ये लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 ने स्पेशली ये जो सीवीसी एक्ट 2003 है इसमें क्या चेंजेस लेके आया है। The Director of Prosecution under the Director of Prosecution in CBI shall be appointed by central government on the recommendation of Central Vigilance Commission। अब देखो यहाँ पे जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, जो ये डिपार्टमेंट है एसबीआई जो सीबीआई में, उसके जो डायरेक्टर होते हैं उसके डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, बट इन कंसल्टेशन विद सीवीसी। तो हमने देखा कि यहाँ पे सीवीसी कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है क्योंकि वो सीबीआई के इस डिपार्टमेंट में उसके डायरेक्टर को अपॉइंट करने में हेल्प कर रहा है। देन द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर and the two vigilance commissioner along with the secretary of Ministry of Home Affairs and Department of Personnel and Training are the member of selection committee on whose recommendation the central government appoints to the post of level of superintendent police and in above the CBI except the director of CBI। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो सीवीसी की जो 3 मेंबर की बॉडी है, ये तीनों मेंबर प्लस यहाँ पे जो सेक्रेटरीज है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है एंड देन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जो सेक्रेटरीज और मेंबर्स हैं, वो सब मिलके क्या करते हैं, वो सब मिलके जो सुपरिटेंडेंट पुलिस के लेवल या इसके ऊपर वाले लेवल की पोस्ट को भरते हैं। कहाँ पे, सीबीआई में भरते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट जो सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं उसमें सीवीसी का से नहीं है, बाकी सब में हम कह सकते हैं कि कोई पोस्ट जो एसपी या अबव एसपी होगी उसमें क्या होगा, उसमें सीवीसी का कंसल्टेशन जरूरी है। क्लियर है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं, इसलिए मैंने बोला था कि इसमें बहुत छोटी छोटी वैसी चीजें दी है आपके लक्ष्मीकांत पे, और इसीलिए भी मैंने आपकी स्लाइड्स जो है लक्ष्मीकांत से ही ली है, इसमें कहीं दूसरी जगह से नहीं ली है इसमें कुछ भी चीजें, क्योंकि वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, तो आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प मिलेगी कम से कम इस वीडियो से। द कमीशन हैव बीन एम्पावर्ड टू कंडक्ट preliminary inquiry into the complaints referred by Lokpal in respect to the officers and officials of group A, B, C, D for which the director of inquiry for making preliminary inquiry is to be set up in the commission। अब अगर लोकपाल के कहने पे, साफ साफ शब्दों में कहें तो लोकपाल के कहने पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो एम्प्लॉयज हैं उनमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीवीसी कर सकता है। वो एक अपना डायरेक्टरेट ऑफ इंक्वायरी करके एक कमीशन बना के और वो इनमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, मतलब लोकपाल ने उससे बोला सीवीसी से कि भैया तुम इनके अंडर जरा इनकी देखो, तो जरा इंक्वायरी करो, तो इनके खिलाफ कंप्लेंट है। तो अगर लोकपाल ने बोला है तो फिर इनको इंक्वायरी करनी। फिर जो ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर की इंक्वायरी के बाद में जो रिपोर्ट आएगी उनको सीवीसी को किसको देना पड़ेगा, लोकपाल के पास सेंड करना पड़ेगा। लेकिन जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद में जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद में क्या होगा, इनकी रिपोर्ट वो लोकपाल को सेंड नहीं करेगा, इनकी रिपोर्ट सीवीसी अपने हिसाब से खुद एक्शन लेगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई, यहां तक हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। नाउ अब हम बात करते हैं जुरिस्डिक्शन की। द जुरिस्डिक्शन ऑफ सीवीसी एक्सटेंड टू द फॉलोइंग: members of all services serving in connection with the affairs of the union and the group A officers of the central government। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो भी इंप्लॉयज वगैरह है वो, और ग्रुप ए ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मान लो जैसे कोई आईएएस वगैरह है, तो अगर आपकी कोई स्टेट में पोस्टिंग हुई है तो
अगर आप पे मान लो कोई चार्जेस वगैरह लगे, कुछ करप्शन के चार्जेस लगे, तो वहां पे पहले स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव आ जाता है। अगर मान लो कि कोई आईएएस ऑफिसर बना, उसके खिलाफ कोई चार्जेस वगैरह हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट पहले देखेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई काम कर सकती है तो वो अपने हिसाब से इंक्वायरी करेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो वो सीवीसी से बोलेगी कि देखो भैया हमसे नहीं हो रहा है, तुम इंक्वायरी करो। बाकी अगर वही आईएएस ऑफिसर का आप मान लो प्रमोशन हो जाए कोई भी मिनिस्ट्री में, मान लो कल को सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री में प्रमोशन हो जाए, तो फिर अगर आपके खिलाफ कोई भी चार्जेस लगे तो फिर डायरेक्टली सीवीसी इंक्वायरी करेगा। क्लियर है? ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ स्केल 5 एंड अबव इन द पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑफिसर्स इन द ग्रेड डी एंड अबव इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, ठीक है, इन सारे नाबार्ड वगैरह पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑन बोर्ड एंड ऑफिसर्स ऑफ अबव शेड्यूल ए एंड शेड्यूल बी इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो भी बड़े बड़े इंप्लॉइज हैं और इन सब है, चाहे वो पीएसयूज में हो, आरबीआई में ग्रुप डी से अबव वाले जितने भी रैंक है, वो सबका जुरिसडिक्शन कहां पे आता है? उन सबका जुरिसडिक्शन आता है सीवीसी में। इनकी एक बार बस क्विक रीड मान लेना, ज्यादा डिटेल में मत जाना नहीं तो दिमाग घूम जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव वाले वही बोर्ड वाले, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मैनेजर्स एंड अबव इन जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सीनियर डिविजनल मैनेजर्स एंड अबव इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो भी सरकारें उसमें जो भी सरकारी पीएसयूज है उनमें जो बड़े बड़े पोस्ट पे मैनेजर वगैरह उन सबका, और वो इंसान जिनका डीए 87,000 से ज्यादा है, ठीक है, 8,700 से ज्यादा है, उन सबकी भी इंक्वायरी कौन करता है? उन सबकी भी इंक्वायरी सीवीसी करता है। लेकिन अब ये डीए वगैरह ये पे कमीशन के हिसाब से चेंजेस हो गए, बेसिक सैलरी मिलने लगी, तो बहुत सारी चीजें इसमें चेंज भी हो गई हैं, ठीक है। तो जुरिसडिक्शन में इतना ज्यादा मत जाना, जुरिसडिक्शन बहुत वास्ट है। हम एक तरीके से आप देखो कि लगभग सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट लगभग कवर हो रही है हाई लेवल की। बाकी आरबीआई में बोला गया है कि ग्रुप डी से अबव वाला, ठीक। Now working, the CVC conducts its proceeding and its headquarter is in New Delhi. It is vested with the power to regulate its own procedure. अब सीवीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और सीवीसी का हमने देख लिया कि देखो इतना पावर है, इतनी जुरिसडिक्शन है, ये फंक्शन है। अब बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी नाक नहीं घुसाती है बीच में, ठीक है। अब वो अपने हिसाब से सीवीसी काम कर सकता है। हमने उनको जुरिसडिक्शन बता दिया कि भैया तुम्हारा ये जुरिसडिक्शन है, तुम्हारा ये फंक्शन है। अब उस फंक्शन को उस जुरिसडिक्शन के अंदर रह के कैसे काम करना है, ये सीवीसी अपने आप डिसाइड कर लेगा। क्लियर? इट हैज ऑल पावर ऑफ सिविल कोड एंड इट्स प्रोसीडिंग हैव जुडिशियल कैरेक्टर। इनके पास सिविल कोड की सारी पावर है। सिविल कोड मैंने आपको पहले भी बताया है, सिविल कोड मतलब क्या, कि किसी को भी बुला सकते हैं कि भैया तुमने गवाही देने के लिए, है ना, कि तुमने इतने रुपए कहां से आए, क्या हुआ, ओथ दिलवा सकते हैं। गवाही देने से पहले ओथ दिलवाते हैं ना कि सच ही बोलोगे, ओथ दिलवा सकते हैं, ठीक है। और ये सारे कुछ भी एफिडेविट साइन करवा सकते हैं, कुछ भी प्रूफ वगैरह मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो सारी पावर है ये हम कोर्ट के उसमें देखते हैं, कोर्ट के पास होती है, सिविल कोर्ट के पास में होती है। तो इनके पास वो सारी पावर है जो कि सिविल कोर्ट के पास में है, ठीक। इट मे कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटी एज टू इनेबल इट टू एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ओवर द विजिलेंस एंड एंटी करप्शन वर्क इन देम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं से भी कोई भी अथॉरिटी से रिपोर्ट वगैरह मांग सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह निकलवानी हो तो। द सीवीसी ऑन द रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी अंडरटेकन बाय एनी एजेंसी और रेफरेंस मेड बाय इट एडवाइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटी टू फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। अब मान लो सीबीसी अपनी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह को, अपनी कुछ फाइंडिंग्स वगैरह इनके पास आई है, तो दूसरी एजेंसीज को भी दे सकता है, लाइक सीवीसी वगैरह, लाइक सीबीआई वगैरह को भी दे सकता है कि ये देखो हमारे पास रिपोर्ट है, इस केस में हमको ये सारी चीजें मिली है, इसकी फर्दर इंक्वायरी अब भैया तुम लोग आगे की कर लेना, अभी हमारे पास बहुत सारा काम है। तो उन्होंने सीबीआई को एक तरीके से अपना काम डेलीगेट कर दिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटी शैल कंसिडर द एडवाइस ऑफ सीवीसी एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस। अब सीवीसी इनको एडवाइस भी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को किस हिसाब से काम करना, मतलब कहीं खर्चा ज्यादा तो नहीं हो रहा, आप जैसे रिपोर्ट्स वगैरह मांगते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड नहीं है इनके एडवाइस को मानने के लिए, लेकिन अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी एडवाइस नहीं मानती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन रिटर्न देना पड़ता है कि इनकी एडवाइस क्यों नहीं मान रही है, उसका रीजन देना पड़ता है, ठीक है। CVC has to annually present the report to the president. The president places this report before the each house of parliament. CVC हर साल अपनी रिपोर्ट एनुअली क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट उन रिपोर्ट्स को कहाँ टेबल करते हैं? पार्लियामेंट में टेबल करते हैं। Now vigilance units in ministries.
And ministers and department in union government have a chief vigilance officer who head the vigilance division of the organization concerned, assisting and advising the secretary or head of office in all matters pertaining to the vigilance. अब हर मिनिस्ट्री में हम देखते हैं डिपार्टमेंट में क्या होता है, मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स में क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है. ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर क्या होता है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर सीवीसी और मिनिस्ट्री के बीच का लिंक का काम करता है. ठीक है, यहां पे होता है चीफ विजिलेंस ऑफिसर. ये एक तरीके की लिंक का काम करता है इन दोनों के बीच का. ठीक है, ये इन पे नजर रखता है. ऐसा नहीं है डे टू डे लाइफ में, ऐसा नहीं कि हर छोटे मोटे काम में एकदम नजर गड़ा के बैठे, लेकिन इन पे नजर रखता है, इनकी रिपोर्ट्स इनको देता है, इनसे कोई रिकमेंडेशन लेता है तो इनसे कुछ रिकमेंडेशन लेके फिर वो इनको देता है कि नहीं इस तरीके से मत करो. एक तरफ से देखो तो वो मिनिस्ट्री पे नजर बनाए हुए रहता है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, कहीं कोई करप्शन तो नहीं हो रहा. ऐसी सारी चीजों पे ये सीवीसी अपनी नजर बना के बैठता है. बेसिकली यही था विजिलेंस यूनिट्स इन दी मिनिस्ट्री. आई होप आपको सीवीसी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सीवीसी में क्या है, आई नो सीवीसी, ये वाला लेक्चर, ये वाला जो वीडियो है ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया. टेक्निकल इन द सेंस बहुत सारे फैक्ट्स हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग फैक्ट है, लेकिन आपको एक बार रिवाइज तो करना ही होगा. एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ में आया तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा. देखो कुछ कुछ लेक्चर्स ऐसे आएंगे इस पूरी जर्नी के दौरान, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जो बहुत कठिन है, लेकिन हमें उन्हें एक एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ना. हम छोड़ तो ना सकते. सारी चीजें बहुत आसानी से तो थोड़ी ना मिलेगी, सारे लेक्चर एक जैसे थोड़ी ना होंगे. कुछ लेक्चर एकदम सर के ऊपर से जाने वाले भी होंगे और कुछ लेक्चर ईजी भी होंगे. ठीक है, तो आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होंगे जो मैं अभी आपको कहना चाह रहा हूँ. और मैंने पूरी कोशिश की कि मैंने इस लेक्चर को आपको अच्छे से समझाऊं, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको समझ में आया होगा. तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए धन्यवाद.